चलिए तो शुरू किया जाए, है ना। तो कल हमने आप लोगों को बिहार हिस्ट्री का, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराया और साथ में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गए प्रश्न जो थे, पीडीएफ प्रिंट आउट होना भी बाकी है, तो शायद आज आपको एक आध घंटे में मिल जाएगा। जो सेकेंड क्लास आपका होगा तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग जितने भी ऑनलाइन हैं, है ना। तो आज से आपका ज्योग्राफी का सेक्शन, है ना, तो एक तो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया होगा। आज जो आपका चलेगा वो बिहार ज्योग्राफी। कौन सा चलेगा? तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? सब नहीं? अरे नोट्स तो बना ही रहे होंगे ना आप लोग। नोट्स तो जरूरी, रिवीजन कैसे करोगे फिर? रिवीजन करने के लिए तो भाई नोट्स जरूरी है ना। चलिए, तो इतिहास का एक घटना हमने आपको बताया था 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर 2000 में आपने देखा कि बिहार से एक नया राज्य अलग हुआ है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? झारखंड। तो अगर कहा जाए तो 15 नवंबर 2000 बिहार से कौन अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ, है ना। झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार कब? 15 नवंबर 2000। और इसके बाद जो बिहार की आकृति है वही आपको ये देखने को मिलता है। बात समझ में आया? 15 नवंबर 2000 के बाद जो बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो जो बिहार की स्थिति है जो अभी आप मैप पर देखते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000, है ना, झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। और इसी के बाद का जो अभी आप देखते हो आकृति, जो स्ट्रक्चर है वो बिहार को ज्योग्राफिकल जो आप देखते हैं, तो इसमें कुछ बात को समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इसका जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो विस्तार है ना, रेंज है, उसको एक बार ध्यान में रखना है। तो दो प्रकार का लाइन आप देखते हो जो आपको ग्लोब पर दिखता है ना। एक तो होता है जो लैटिट्यूडनल होता है, जिसको आप कहते हो आछांसीय विस्तार। क्या कहते हो? आछांसीय विस्तार कहते हो या आछांस रेखा कहते हो। और एक जो खड़ी रेखा है जिसको आप कहते हो देशांतर। क्या कहते हो? तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया, है ना, और ये आपका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड हो गया। दोनों बात समझते हैं कि नहीं समझते? ग्लोब में दो प्रकार की काल्पनिक इमेजिनरी रेखाएं हैं, लाइन है, एक आपका लॉन्गिट्यूड और एक आपका लैटिट्यूड। तो एक जो लेटा हुआ है, बात समझिएगा, जो लेटा हुआ है वो है आपका अक्षांशीय रेखा। कैसा है? ये जो लाइन है वो क्या है? अक्षांशीय है, या फिर कहें इसको लैटिट्यूड है। और जो खड़ी है इसको कहेंगे देशांतर रेखा। कौन कहेंगे? या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल आपका लाइन कहेंगे। तो दोनों याद है कि नहीं आप लोगों को? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा। तो ज्योग्राफी में जब कुछ बातें और भी, जैसे आपने सीखा होगा कि जो भारत की स्थिति है अगर उसको देखा जाए ग्लोब पर, तो जो भारत की स्थिति है सबसे पहले तो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें? नॉर्थ वाले में। तो भारत जो जब नॉर्थ में है तो जाहिर सी बात है कि बिहार भी जो होगा वो आपके नॉर्थ में ही होगा, है कि नहीं? जैसे भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो बिहार कहां होगा? अब अगर देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। किधर है? तो जाहिर सी बात कि बिहार भी किधर होगा? पूर्वी देशांतर में होगा। तो एक तो ये ईस्ट का पार्ट है, ये आपको याद रखना है कि देशांतरीय विस्तार में अगर कहा जाए तो देशांतरीय विस्तार में
भारत जो है वो चूंकि पूर्वी देशांतर में है, इसीलिए बिहार भी जो होगा वो पूर्वी देशांतर। और अगर गोलार्ध की बात करें तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो आपका भारत है, इसीलिए बिहार भी इसी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। तो भारत का एक तो आपने पढ़ा होगा है ना इंडियन ज्योग्राफी के समय में कि इसकी क्या जो है रेंज है, लॉन्गिट्यूडनल और आपका लैटिट्यूडनल। तो जाहिर सी बात है कि उसी के बीच में आपका ये बिहार भी होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसी में अगर देखा जाए तो जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो याद रखना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। कितना बोला हमने? 24 डिग्री 20 मिनट। और तो अगर हम लैटिट्यूडनल की बात करें, लैटिट्यूडनल रेंज की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। गोलार्ध उत्तरी है कि दक्षिणी है ना? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ साइड में है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, और ये भी जो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी अक्षांश में होगा, या कहें कि इसमें भी आपको लैटिट्यूडनल अगर देखा जाए तो नॉर्थ में। तो 24 डिग्री उत्तर से लेकर के 27 डिग्री उत्तर तक, 24 डिग्री उत्तर से अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करें तो इसमें 24 डिग्री से लेकर के कहां तक है? तो यहां देखिए जो 24 डिग्री का हिस्सा होगा वो बिहार के सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बात को समझिएगा, यहां अगर 24 डिग्री के विषय में हमने कहा तो बिहार का सबसे दक्षिणतम, तो बिहार के दक्षिण के जिले में आपको याद करना है नाम गया का। किसका? हालांकि कुछ पुरानी किताबों में आपको जमुई भी लिखा मिल सकता है, बात समझ में आया। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है? गया को। किसको रखना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड ये जो लोकेशन होगा बिहार के कौन से जिला में होगा? गया में होगा। अब अगर हम बात करें कि 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, तो ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो होगा वो बिहार का सबसे उत्तरी जिला में होगा कि नहीं होगा? बिहार का सबसे उत्तरी जिला में। और यहां जो आपको दिखता है पश्चिम चंपारण, क्या दिखता है? तो पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, इसीलिए 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड को जो टच करेगा वो होगा आपका पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? तो यहां गया से लेकर के पश्चिम चंपारण सबसे दक्षिणतम अगर कहा जाएगा तो गया, और इसमें भी अगर कहा जाएगा जो 27 डिग्री जो बिहार का सबसे उत्तरी हिस्सा है ये होगा कौन सा? पश्चिम चंपारण। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार का, तो ये सभी अक्षांशीय विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही चुकी है, इसीलिए 24 डिग्री उत्तर से लेकर के 27 डिग्री उत्तर बोलेंगे। कोई गलत है? अरे जब हम ग्लोब पर इस बात को कहें कि हम पहले से ही उत्तरी गोलार्ध में हैं और बिहार की स्थिति जो है अगर 24 डिग्री से 27 डिग्री है, तो इस बात को आप समझिएगा कि जब हमने पहले ही कह दिया कि हम उत्तर में हैं, नॉर्थ में हैं, तो यहां 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय विस्तार से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कहने में तो कोई गलती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब बिहार में आएंगे तो ये 24 डिग्री तो हमको दक्षिण में दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ग्लोब को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों ही स्थितियां उत्तर में हैं, लेकिन जब हम बिहार में आएंगे तो ये जो 24 डिग्री है ये हमको दक्षिण में मिलेगा, और जबकि 27 डिग्री कहां मिलेगा? कोई कंफ्यूजन है? तो इस बात को पहले हम लिख देते हैं यहां पर, और जो जो कुछ भी यहां पर आपको समझना है। तो जैसे हम बात करें है ना लैटिट्यूडनल रेंज की बात करें, या हम कहें अक्षांशीय विस्तार, क्या कहेंगे हम? अक्षांशीय विस्तार की अगर विषय में कहा जाए तो हमने जो बताया है आपको 24 डिग्री 20 मिनट
10 सेकेंड, है ना। उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 27 डिग्री कितना मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहीं पर इस बात को हम मेंशन कर देते हैं कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जो जिला है, ठीक है, जो सबसे सौदर्न जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का दक्षिणतम जिला, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सौदर्न डिस्ट्रिक्ट के विषय में अगर कहा जाए तो गया है। और गया में ही जो है ये आपका 24 डिग्री वाला जो आप देख रहे हैं, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड होगा। वही अगर हम बात करेंगे सबसे उत्तरी जिला, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण। और यहीं पर ये टच करेगा आपका 27 डिग्री और कितना, 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये दोनों ही, एक तो गया भी याद रखना है और दूसरा पश्चिम चंपारण। ये क्लियर हो रहा है सबको कि यहां उत्तर में और यहां उत्तर में कैसे? ज्योग्राफी में तो आपने पढ़ा होगा ना। अरे जो हम अभी ग्लोब पर बातें बता रहे थे, अब ये आप समझिए कि जो लैटिट्यूडनल है यही टच कर रहा है और यही टच कर रहा है। तो ज्योग्राफी में एक बात भी आपने पढ़ा होगा कि 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब अगर ग्लोब पर देखा जाए तो इसके बीच में जो है वो सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो भूमध्य रेखा जो आप जानते हो उसी के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहां 23.5 डिग्री साउथ, और ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको आप जानते हैं। तो इसी बीच में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि जो सूर्य है वो लंबवत इसी के नजदीक में हमेशा रहता है। तो आप इस बात को समझिए कि यहां 23.5 डिग्री नॉर्थ है और बिहार शुरू कितना से हो रहा है, 24 डिग्री नॉर्थ से हो रहा है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ तक गर्मी खूब पड़ेगा और 24 डिग्री से जो है आपका शुरू हो रहा है बिहार। तो बिहार का जो दक्षिण का हिस्सा जो होगा वो गर्मी के दिन में सबसे अधिक गर्म होगा, है ना, बात समझिएगा। क्योंकि जब गर्मी का समय मतलब जून का समय होगा, तो जून के समय में जो सूर्य होगा वो जो है आपका उत्तर की तरफ उत्तरायण होता है। अरे गर्मी के समय में सूर्य जो है वो उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाता है। तो इसी प्रकार से एकदम नजदीक होता है ये जो आपको कर्क रेखा दिख रहा है, 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के नजदीक है बिहार। तो जो बिहार का जो सौदर्न पार्ट हुआ, यहां से यानी दक्षिण का हिस्सा हुआ, वही तो सबसे अधिक गर्म होगा। और इसी कारण से तो इस बात को भी आप जानते हैं कि गया चूंकि सबसे अधिक दक्षिण में भी है और इसीलिए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया है। तो एक तो कारण यह भी बनता है कि यह दक्षिण में है, तो दक्षिण में तो और भी जिले हैं, लेकिन गया सबसे अधिक गर्म क्यों है? तो कुछ और भी पॉइंट्स इसमें ऐड है। ये यहां पर पहाड़ियों का विस्तार, जो दक्षिण में आप जो छोटा नागपुर के पहाड़ियों का विस्तार देखते हो, तो साउथ में जो गया का हिस्सा है वहां पर पहाड़ियों का विस्तार खूब है। और पहाड़ी जो प्लेटू जो गया वाला है, उस पहाड़ी पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, मतलब समझ रहे, एकदम टकला पहाड़ है। समझ में आया कि नहीं? तो गर्मी के दिन में जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो पूरा चट्टान एकदम गर्म हो जाता है। एक रीजन ये है। दूसरा, गया में बहती है जो है फल्गु नदी। कौन सी नदी? और फल्गु नदी में केवल और केवल बरसात के समय में पानी रहता है। जैसे ही बरसात खत्म हुआ, पानी मतलब एकदम खड़ी नदी है। जैसे ही झारखंड से पानी आया, जहानाबाद में पूरा जाकर के भर दिया और सब खुद खाली। समझ में आया कि नहीं? मतलब बरसात के दिन में फल्गु नदी में इतना लगेगा कि एकदम उफान पर है कि एकदम अगल बगल में सब डुबा देगा। और मात्र 15 दिन पानी रुकेगा। सब जहानाबाद में कुछ आ गया, इधर पटना की तरफ धीरे धीरे, और एक मुंगेर की तरफ। तो गर्मी के दिन में फल्गु नदी भी जो है वो पूरा एकदम सूखा हुआ रहता है। और फल्गु नदी में रेत खूब है। तो जब गर्मी पड़ा तो रेत भी गर्म, चट्टान भी गर्म, पेड़ पौधे की वैसे ही कमी, और साउथ में तो है ही है। तो इस सब कारण मिल करके और एक साथ सबसे अधिक गया को गर्म करता है। ये बात समझ में आया सभी को? तो अब देखिए देशांतरीय विस्तार के विषय में। तो देशांतरीय विस्तार के विषय में अगर कहा जाए
लॉन्गिट्यूडनल के विषय में कहा जाए तो ये आपका पड़ता है यहां पर जो जिला है जिसका नाम है कैमूर। क्या नाम है? तो कैमूर जो है वो सबसे अधिक पश्चिमी जिला है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? और सबसे पूर्वी जिला जो है आपका वो है आपका किशनगंज। कौन सा है? कौन सा है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। कितना बोला हमने? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। अब इस बात को आप समझिएगा कि 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, यहां 83 दिख रहा है 83, तो यह जाहिर सी बात है कि यह बिहार का सबसे जो पश्चिमी हिस्सा होगा उसी को टच करेगा। हम चल तो रहे हैं पूर्वी देशांतर, लेकिन वो ग्लोब के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर बिहार के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला सबसे पहले मिलेगा। तो कैमूर में जो टच करेगा वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। वही अगर किशनगंज के विषय में कहा जाए तो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। एकदम माइंड में जो है एक स्ट्रक्चर सेट कर लेना है। अगर अक्षांशीय विस्तार के विषय में कहा जाए तो 24 से लेकर 27, 24 से वही देशांतरीय कहे तो 83 से लेकर के 88, 83 से लेकर के, याद रहेगा आपको। तो अगर हम आपका लॉन्गिट्यूडनल रेंज के विषय में कहें या फिर देशांतरीय विस्तार के विषय में कहें, देशांतरीय विस्तार के विषय में कहा जाए अगर देशांतरीय विस्तार के विषय में कहा जाए तो हमने क्या कहा? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, ठीक है, कहां तक हमने बताया? 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। बात समझ में आया? तो इसमें जो हमने मैप में बताया अभी, उसके अनुसार अगर कहा जाए तो ये जो आपका पूर्वी देशांतर का विस्तार कहा, ये कौन से जिला को टच करेगा? कौन सा? कैमूर। कौन सा? कितना डिग्री करेगा? 83 डिग्री 19 मिनट और वही अगर बात किया जाए 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, तो कौन सा जिला मिलेगा? कौन सा मिलेगा? किशनगंज। याद रहेगा? तो ये दो बातें आपको समझ में आ गया। अब देखिए फिर से मैप पर चलिएगा सभी लोग, और ये तो समझ में आ गया 24 से लेकर के 27, अक्षांशीय विस्तार में 24 से लेकर के, और देशांतरीय विस्तार में 83 से लेकर के। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर आपसे ये बात पूछा जाएगा, अगर ये बात आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा बताओ? बिहार का सबसे पूर्वी जिला, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपका कौन हो जाएगा? बिहार का सबसे पूर्वी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। वही अगर कहा जाए आपका सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला कौन हो गया जी? कैमूर। वही अगर सबसे दक्षिणी जिला, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका? वही अगर आपसे सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्लियर है सभी को? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये जो आपको आकृति दिख रहा है, इस आकृति में कुछ आपको हम नया बताने वाले क्या है कि अगर देखा जाए विस्तार में तो ये 24 से 27 अगर देखा जाए तो कितना डिग्री है?
3 डिग्री। 24 से 27 कितना डिग्री है? और देशांतरीय विस्तार में 83 से 88 मतलब कितना डिग्री? हाँ 5। तो अगर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार कम है कि नहीं, और देशांतरीय, तो जाहिर सी बात है कि 24 डिग्री से 27 डिग्री की लंबाई कम होगी और ये 83 डिग्री से 88, मतलब बिहार का अक्षांशीय विस्तार कम है देशांतरीय विस्तार के रिस्पेक्ट में। कई बार जो ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा रहेगा तो बहुत आसान, लेकिन पूछने का जो लहजा उसका रहेगा वो बड़ा बदतमीज जैसा रहेगा। समझ में आया? पूछने का तरीका बड़ा कैजुअल रहेगा, तो वैसी स्थिति में आप तैयार नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? पीछे वाले सपोर्टिव नेचर के बहुत हैं। कोई ऐसा बात बोल दीजिए, हाँ कोई ऐसा बात बोल दीजिए उसमें तुरंत अपने आप को यह महसूस करेंगे कि वो संसद में बैठे हुए हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। देख रहे हो ना? बस संभाल लेना परीक्षा तक तुम लोग, ठीक है? उस समय हम नहीं आएंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि ओ में हम शामिल है, ठीक है? बहु रहा। तो उत्तर से दक्षिण कहें या फिर दक्षिण से, है ना, उत्तर से दक्षिण कहें या फिर दक्षिण से उत्तर, जो अक्षांशीय विस्तार की जो दूरी है वो बिहार में है 345 किलोमीटर। कितना है? 300। बिहार में उत्तर से दक्षिण या फिर कहें दक्षिण से, दोनों तो एक ही लंबाई होगा ना, अलग तो होगा नहीं। तो ये लंबाई जो है आपका 345 किलोमीटर। वही अगर बात किया जाए यहां पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से, तो ये 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर। तो अगर नॉर्थ टू साउथ कहे या साउथ टू नॉर्थ कहे तो 300, और वही अगर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कहे लेंथ तो 400। ये दोनों बात आप लोगों को याद रखना है। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा? तो अगर कहा जाए बिहार की लंबाई, देखो दोनों ही स्थिति में लंबाई लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? बिहार की लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण कहा जाए, है ना, उत्तर से नॉर्थ टू, तो ये आपका हो गया 345 यानी 345 किलोमीटर। ठीक है? वही अगर कहा जाए कि बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट टू, ये कितना हो जाएगा? 483 किलोमीटर। अब देखो आपने जो है वो मैथ में इस चीज को मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। अमूमन चौड़ाई यानी कि कम दूरी और लंबाई मतलब ज्यादा। तो ऐसी आकृति को जो है वो आयत कहते हैं, है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। जैसे कोई घर है, जैसे ये क्लासरूम है, तो ये आयताकार हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर बिहार को ऐसे देखा जाए तो इसमें आप क्या देखिएगा कि 345 किलोमीटर और ये है 483 किलोमीटर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि बिहार की आकृति अगर बनेगी तो बिहार की आकृति कैसी होगी? आयता रेक्टेंगल के जैसा होगा। बिहार का स्ट्रक्चर कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा, मतलब कि आयताकार हो जाएगा। ये तो लगता है वर्गाकार दिख रहा है जी, थोड़ा थोड़ा देखने में लग रहा है। नहीं, चलो इसको और लंबा कर दिया जाए, अब तो प्रॉपर लग रहा है ना। हालांकि आपको जो डिजिट लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना था। तो 483 किलोमीटर है ना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से
पूरब। और उसके बाद अगर कहा जाए तो उत्तर से दक्षिण कितना? ये 3 4 5 का है जी, बार 300 और 400 याद रहेगा। ये तो आसान है, 3 4 और यह 4 8 और 483 याद रहेगा सभी को। और इस प्रकार से जो पूरा अगर देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर टोटल एरिया की बात किया जाए, है ना, पूरा अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना, स्क्वायर किलोमीटर। 94,163 94,163 किलोमीटर जो है ये बिहार का कुल जो है आपका क्षेत्रफल। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है इसका लगभग 2.86% है। कितना है? मतलब टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है अगर उसके रिस्पेक्ट में बिहार के क्षेत्रफल को देखा जाए तो कितना हो गया? ये 2.86% जो है एरिया ऑफ इंडिया, टोटल मतलब टोटल एरिया ऑफ इंडिया, है ना। तो इस बात को याद रखिए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है वो आपका बिहार का क्षेत्रफल हुआ। तो सब लग रहा है लिखने में लगा हुआ है, लग रहा है। हाँ, देखते हैं इधर तक कलम रोक लेता है तो पता चलता है ना जी। जल्दी जल्दी में आप लोग रहते हैं कि बस फटाफट से लिख लेना है। गुना भाग आप घर पे करिए, अब गुना भाग हम सिखाएं आपको। कितना आ रहा है? किसका कितना परसेंट में? किसका कितना परसेंट? 1 लाख हर 94,163 वर्ग किलोमीटर। अरे तो कुछ जिला उला इधर तो घस का भी है, यह भी तो थोड़ा समझो। चलो, तो इस बात को आपने समझा। अब देखिए कि जो सीमावर्ती जिले हैं उसको एक बार ध्यान में रखना है सबको। अब ये तो आपने देख लिया कि यहां 24 डिग्री है, यहां कितना डिग्री है? यहां 83 डिग्री है, और यहां ये दूरी कितना है? 300, और ये कितना है? 400। टोटल एरिया कितना हुआ? 94,163 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। ये सब बात क्लियर हुआ। अब देखिए अगर बात किया जाए तो बिहार के नॉर्थ में देखा जाए तो यहां कोई ऐसा राज्य नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल से ये बाउंड्री शेयर होता है, और वो होता है नेपाल के साथ। किसके साथ होता है? तो बिहार के उत्तर में क्या है? कोई भारत क्या है कह रहा है नेपाली है। कोई भारतीय राज्य ना हो करके एक देश के साथ में ये सीमा साझा हो रहा है, बाउंड्री शेयर हो रहा है, और इसका नाम क्या है? तो यहां पर जो अभी हमने जिला बताया, सबसे पहले ये तमाम जिले को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, है ना, जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद इसी से अलग हुआ है क्या है? पूर्वी चंपारण। उसके बाद क्या है? सीतामढ़ी। याद करने के लिए हमने बोला था मधुबनी, सुपौल। लग रहा है आप लोग को याद है जी। किशनगंज। तो एक बार बोलो ना सब, आगे पीछे बोलते हो, बताओ। ट्रिक याद है सबको अब तक? हाँ, यहां चंपारण का ही 2 भाग में बांटा गया है। तो जो पश्चिम का हिस्सा वो हो गया, और पूरब का हिस्सा। इसके बाद किसकी कहानी है? सीता मधु पी और सुप भी पी और अरी रही। किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए। यानी कि अब सार के चुप काटा काटी होगा।
आगे बढ़े लगभग बकायदे एकदम। अंदर का दुगो जिला पूछ लेंगे तो बस हो जाएगा। एक ट्रिक बता दिए इसी के नाम पर, जो याद हो गया। नहीं तो आप अपने लॉज में या फिर जिस हॉस्टल में रहते हैं सीनियर से पूछ करके देखिएगा, 4 साल से तैयारी करेंगे ठीक से जो है बता नहीं पाएंगे सीक्वेंस में। तो पश्चिम के हिस्से में क्या हो गया? पश्चिम चंपारण, और इसी से अलग हुआ है चंपारण का हिस्सा। तो पूरब में पूर्वी चंपारण। सीता की कहानी है, सीता नाम की लड़की का। सीता मधुपी मतलब मधुबनी, सुपवीपी मतलब सुपौल, अरी रही मतलब अररिया, किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए, मतलब किशनगंज। तो एक साथ में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने जिले हुए? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल के साथ जो है बिहार के कितने जिले सीमा साझा कर रहा है? टोटल कितने? तो यही कहानी को हमने आगे बढ़ाया था और ये पूछा गया सीता से कि कितना मिलना चाहते हो? पूरा मिलना चाहते हैं, मतलब पूर्णिया। नहीं मिलने दोगे तो काट देंगे। कटिहार। क्या हो गया? तो याद रखना है कि जो किशनगंज है इसका बाउंड्री इधर नेपाल के साथ में भी शेयर हो रहा है, और इधर पूरब में जो पश्चिम बंगाल है ये पश्चिम बंगाल के साथ में भी शेयर हो रहा है। तो टोटल 3 जिले, कितने जिले हो गए? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 3 जिले हैं जो कि अपने बाउंड्री को पश्चिम बंगाल के साथ साझा कर रहा। तो आपने देखा उत्तर में नेपाल हो गया, पूरब में जो है बिहार के पश्चिम बंगाल है। पूरब में क्या है? और बिहार के दक्षिण में तो आपने देखा जो अभी हाल ही में बंटवारा हुआ है, और ये है आपका झारखंड। क्या है? तो बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड है, और इसमें भी कुछ बातें याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। यहां जो जिला है इसका नाम है रोहतास। क्या नाम है? क्या नाम है? यहां इसके बाद है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। इसके बाद ये है, उसके बाद नवादा, जमुई, बांका। क्या है? भागलपुर। याद रहेगा आप लोगों को? और कोई बचा? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, यहां तक के। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार से हमने यहां कहा कि किशनगंज अपने बाउंड्री को नेपाल के साथ में भी साझा कर रहा है और इधर पश्चिम बंगाल के साथ में, उसी प्रकार से यह जिला का नाम है कटिहार। क्या नाम है? तो कटिहार अपने बाउंड्री को इधर पश्चिम बंगाल के साथ में भी शेयर कर रहा है और इधर झारखंड के साथ में भी। किसके साथ में भी? एकदम कॉमन सा थ्योरी है, इस बात को समझिएगा। अगर बिहार की आकृति आयताकार यानी कि रेक्टेंगल के जैसा है, तो आप देखिए ना, जो भी ये जिले होंगे वो सब दोनों तरफ बाउंड्री शेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो अगर यहां के विषय में कहा जाए तो हमने आपको बताया कि ये तो आपका किशनगंज है। क्या है ये क्या है? और ये जो अभी हमने बताया ये है आपका कटिहार। क्या हो गया? कटिहार। उसी प्रकार से यहां कॉर्नर पर हमने बताया रोहतास, और यही बताया था हमने। आगे अगर बोले उठा के मार के जूतवा, हम समझ में आ रहा है? अगर एक आगे बोलते हेलमेटवा उठा के मतलब मार देंगे हम। नहीं तो पढ़ाना है तो आगे पढ़ाओ। यहां कौन सा है? पश्चिम चंपारण। मतलब 2 लाइन सीखेगा उसी में कहे कि हम ही आगे बोलेंगे एकदम, और हम ही याद भी करवाए हैं। ऐसा नहीं कि घर से याद करके आया है। यहां क्या है? पश्चिम। यहां क्या है? यहां और यहां। मतलब बताओ ना, 2 लाइन बोले उसी में आगे एकदम बोलना है। सर के बोलने से पहले पता नहीं कौन सा अवार्ड दे देंगे हम। बताओ ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? बस ये मतलब जैसे नहीं होता है कि अपना इंप्रेशन, कौन सी बात का इंप्रेशन बताओ?
एक लाइन आगे बोल दोगे इसमें, और वो भी ऐसा एकदम आसान वाला। बीच के जिला में पूछेंगे ना अगर, भूकंप आना शुरू हो जाएगा तुरंत, और जो बताए हैं उसी में से करोगे। शांत रहो अभी। तो यहां जिला कौन सा हो गया? तो कटिहार का बाउंड्री शेयर हो रहा है इधर पश्चिम बंगाल के साथ में भी और इधर। तो रोहतास से लेकर के और कटिहार तक, रोहतास से लेकर के टोटल कितने जिले हो गए? 8 जिले। 1 2 3 4 5 6 7 और, तो झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा कर रहा है? तो कल जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे थे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, और उसमें एक ऑप्शन था पूर्णिया। अरे पिछला जो हम करा रहे थे उसमें मिला था ना, तो पूर्णिया जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पूरे ज्योग्राफी में जितना भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, पहले टॉपिक से लेकर के, चट्टान से लेकर के अंतिम टॉपिक तक, हर एक दिन जो है ये सभी जिला का जरूरत पड़ेगा। और अगर आपको ये जिला याद रहेगा तो अगर परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में अगर डायरेक्ट किसी का आंसर नहीं भी आता है, लेकिन आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। आप समझ में आया? समझ में आएगी? नहीं, खनिज पढ़ा रहे हैं तो हम बताएंगे कि दक्षिण में खनिज अधिक है, तो जिला भी इसी के अनुसार दिया हुआ रहेगा। चट्टान बताएंगे, रॉक्स, तो उसमें भी आपको इसी के आधार पर छांटना होगा। नदियों का विस्तार भी, मिट्टियों का विस्तार भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लाइमेट भी जब पढ़ाएंगे तो हर एक टॉपिक में इसकी जरूरत बहुत अधिक है। कई बार आपको यही काम करेगा एग्जाम हॉल में अगर आंसर नहीं पता है तो। रोहतास से हमने शुरू किया और वही कहानी जो हमने बताया था कि एक नया नया जमाई जी है वही रो रहा था, है ना। तो हमने कहा रोया और गया नवादा। जमाई जी कौन गए? जमाई मतलब समझते हो? दामाद जिसको बोलते हैं। रोया और गया नवादा, कौन गए थे? जमाई। जो वहां ससुर जी बके तो भागा काटने। समझ में आए कि नहीं? ससुर जी बके तो भागा, याद रहेगा एक साथ में। रोया और गया नवादा, इतना तो एक बार में याद रखना एकदम। रोया और गया नवादा। रोया और मतलब रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। कौन गया था? मतलब जमुई। और वहां बके तो भागा काटने, मतलब जमुई, बांका, भागलपुर, और ये कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए ऐसे जो कि झारखंड के साथ में अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। याद रहेगा आप लोगों को? तो अब हम लोग चलते हैं, जो एक आखिरी बच गया जिसका नाम इधर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार के पश्चिम में अगर बात किया जाए तो कौन सा राज्य है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एक तो ये रोहतास कॉमन रहेगा। रोहतास के बाद जो आगे मिलने वाला है आपका कैमूर। क्या मिलने वाला है? ऊपर जाएंगे तो मिलेगा बक्सर। क्या मिलेगा? भोजपुर। क्या मिलेगा? भोजपुर। ऊपर जाएंगे तो सारण, उसके ऊपर जाएंगे तो सिवान, और उसके ऊपर गोपालगंज। क्या मिलेगा? याद है ना आप लोगों को? सबसे पहला क्लास जो आपका हम बिहार स्पेशल का लिए थे, फर्स्ट या सेकंड में? सेकंड क्लास में डिस्कस किए थे ना। तो सेकंड क्लास जब हम बिहार स्पेशल का लिए थे तो उसी में सबको याद भी करवाए थे। तो यहां रोहतास और यहां पश्चिम, रोहतास का बाउंड्री शेयर हो रहा है इधर झारखंड के साथ में भी, और इस तरफ अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ में भी। उसी प्रकार से पश्चिम चंपारण का बाउंड्री इधर नेपाल के साथ में भी, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। अरे मैप तो कम से कम देखने आता है कि नहीं आता आप लोगों को? मैप जब आपके हाथ में है, ऊपर का अगर एरो है समझ लीजिए उत्तर, ऊपर मतलब नॉर्थ, और नीचे मतलब ऊपर मतलब और नीचे मतलब, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। मैप जब आपके हाथ में है तो राइट हैंड जो आपका है वो पूरब के तरफ है। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे पकड़े हुए अगर है तो राइट हैंड किधर दिखाएगा और लेफ्ट हैंड किधर दिखाएगा। सही में कुछ लोग को नहीं पता होता है, जब पूछ देते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि पूरब है कि पश्चिम है। तो इसको ध्यान में रखना है। आपका अगर ऊपर की तरफ एरो है मतलब उत्तर, नीचे की तरफ मतलब दक्षिण।
राइट हैंड आपके मैप के साथ में जो है वो पूरब, और लेफ्ट हैंड जो है आपके, समझ याद रहेगा। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा, तो है ही नहीं कोई। देखिए ऑफिस में कोई बैठे हुए होंगे, पीछे इको आ रहा है क्या, मतलब बहुत ज्यादा, बताओ। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। तो यहां तक हम लोगों को एक बार कंप्लीट कर लिया जाए, लिख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। चलिए लिखिएगा, बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, और उसमें हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल, और हेडिंग दीजिएगा उसमें आप इंट्रोडक्शन। बिहार का भूगोल, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इसमें लिखिएगा, निकाले कॉपी कलम, लिखिएगा सन 15 नवंबर 2000 को, सन 15 नवंबर 2000 को बिहार से टूटकर एक नया राज्य झारखंड बना। बिहार से टूटकर एक नया राज्य झारखंड बना। उसके बाद बिहार की स्थिति, उसके बाद बिहार की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। बिहार की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, लिखिएगा इसमें वर्तमान बिहार का अक्षांशीय विस्तार, वर्तमान बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 27 डिग्री, आवाज नहीं जा रहा है, कट गया। 27 डिग्री, ये तो दिख रहा होगा यहां पे भी 27 डिग्री। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? अरे ऑफिस वाले लोग भी वापस क्यों चले जाते हैं, उनको यहीं पे रहना चाहिए। तो आप प्रॉपर लिखिएगा, देखिए इसमें गलती मत करिएगा। एक तो ये डिग्री रहेगा, जब मिनट में रहेगा तो एक बार में ऊपर देना है, और अगर यहां पे सेकंड रहेगा तो लिखने आता है ना आप लोगों को, उसमें मिनट और सेकंड डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इसमें 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, है ना, उत्तरी अक्षांश, लिख दीजिए उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। आगे लिखिएगा आप लोग, ऑन 15 नवंबर 2000, ऑन 15 नवंबर 2000 झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। आफ्टर दैट द लॉन्गिट्यूडनल रेंज ऑफ बिहार इज, पहले लैटिट्यूडनल लिखो, है ना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ बिहार इज 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड टू 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड लिखवा रहा ना,
नॉर्थ लॉन्गिट्यूड 24 से 27 बोला ना? हाँ, 24 से, तो अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या हो गया? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आगे लिखिएगा आप लोग। द लॉन्गिट्यूडनल रेंज ऑफ बिहार इज द longitudinal range of Bihar is 83 degree 19 minutes and 50 seconds to 88 degree 17 minute and 40 second। आगे लिखिएगा। 24 डिग्री है ना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड बिहार के गया जिले से गुजरती है। बिहार के गया जिले से गुजरती है, जो कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है। जो कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है। आगे लिखिएगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड अक्षांशीय विस्तार गुजरती है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। नॉर्थ और डैश देकर के लिखिए, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, डैश देकर लिखिएगा गया, ब्रैकेट में कर दीजिएगा 24 डिग्री, ये पूरा आप विस्तार को लिख लीजिए। सॉरी, साउथ में आपको लिखना है गया, और नॉर्थ के साथ आपको लिखना है पश्चिम चंपारण। तो नॉर्थ के साथ में आपको मेंशन कर देना है यहां पर। ठीक है, नॉर्थ के साथ में, पश्चिम चंपारण के साथ में 27 डिग्री 21 मिनट और 15 सेकेंड, और यहां साउथ में आपको 24 डिग्री। डैश देकर के लिख लीजिए शॉर्ट में इसको। ठीक है, उसी प्रकार से ईस्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, किशनगंज के साथ में 88 डिग्री, और आपके अगर इसी वेस्ट में कहा जाए तो कैमूर को मेंशन करना है। आप लोग भी इसको शॉर्ट में ही लिख लीजिए, हिंदी वाले भी। ठीक है, हिंदी वाले भी आप लोग इसी को लिख लीजिएगा। पूरब में कहा जाए अगर, तो किशनगंज के साथ में 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, और वही अगर पश्चिमी जिला के विषय में कहा जाए तो कैमूर के साथ में आपको लिख लेना है 83, 19 और 50। दोनों को सीक्वेंस में लिख लीजिए आप लोग, है ना, क्या है, दोनों को सीक्वेंस में आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है सभी को? तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। लिख लिए? लिख लिए?
तो सबसे दक्षिण में गया, है ना, उत्तर में आपका पश्चिम चंपारण, पूरब में आपका किशनगंज और पश्चिम में आपका कैमूर। क्लियर है? चलिए, तो अभी आगे आपको लिखना है बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण। ठीक है, सेंटेंस में लिखा दे, कैसे आप लिख लोगे? हाँ, इसको डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए, है ना। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, है ना। आकृति या शेप की बात किया जाए, है ना, तो ये जो है आपका जो स्ट्रक्चर है शेप, रेक्टेंगुलर हो गया। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बिहार को देखा जाए तो 12वें स्थान पर है। पहले आप इतना लिखो फिर आगे। 12 तो ही रहेगा अभी, 13 यूटी को काउंट करेंगे तब होगा। ठीक है, वैसे अगर राज्य के हिसाब से कहा जाए तो 12 ही आपको याद रखना है। यूटी को भी कंसीडर करेंगे अगर, तो फिर 13वें स्थान पे चला जाएगा। तो ऑप्शन देकर उतना तो समझोगे ना, है ना। केंद्र शासित प्रदेश के साथ में अगर कहेगा तो फिर वो 13वें स्थान पर होगा और नहीं तो 12वें स्थान पे। ठीक है, लिख लिए, आगे लिखिएगा। बिहार का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल, बिहार का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 92,800 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 92,800 वर्ग किलोमीटर है। आगे लिखिएगा। द रूरल एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 92,800 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 92,800। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,800 वर्ग किलोमीटर है। आगे लिखिएगा। बिहार का कुल नगरीय क्षेत्रफल 2,324 वर्ग किलोमीटर लगभग है। ग्रामीण क्षेत्रफल 2,324 वर्ग, नगरीय, तो नगरीय क्षेत्रफल 2,300, है ना। द अर्बन एरिया इज 2,324 किलोमीटर। आगे लिखिएगा। भारत में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86%। बिहार ऑक्युपाइड 2.86% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। आगे लिखिएगा। बिहार का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां है।
ठीक है, बिहार का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां है। ठीक है, आप उसमें एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश सहित 13वां। बिहार का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां है। ठीक है, बिहार का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, है ना, केंद्र शासित प्रदेश सहित 13वां लिखिएगा। बिहार रैंक इज 12th इन द टर्म ऑफ एरिया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 13th इंक्लूडिंग यूटी, यूनियन टेरिटरी। आगे लिखिएगा बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से, बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से 92.73 यानी 52.73 मीटर। 52.73, ठीक है, मीटर है, मीटर या 173 फुट है। 52 मीटर या 173 फुट, या तो 52 मीटर कहेगा या तो फुट में है तो 173 फुट लिखिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, द एवरेज हाइट एबव सी लेवल इज, द एवरेज हाइट एबव सी लेवल इज 52.73 मीटर, 52.73 मीटर और 173 फुट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे लिखिएगा। किस में ज्यादा होगा? ये तो बहुत कम लिखा हुआ है ना इसमें। चलो इस डेटा को एक बार मैं देखूंगा, शायद मेरे हिसाब से होना चाहिए फिर 23,000, है ना, जो 2000 के आसपास है, शायद मेरे हिसाब से 23,000 फिर होना चाहिए। एक बार गूगल करना, कोई एक बार गूगल करना, एक बार गूगल करना। और उसमें तो वृद्धि भी लगातार हो रहा है, दिखाओ कितना है? 1804, तो और कम बोल रहे हो। जो कितना इसमें दिया है? ये तो और 1804, ही तो और पुराना डेटा है। ये लगातार शहरी वाला जो डेटा है, अर्बन जो एरिया है वो लगातार बढ़ रहा है ना। लेकिन फिर भी कोई रिसेंट का डेटा बताइए मुझे, गूगल करके देखो ना जी, कितना दिखा रहा है? 11? सब में पुराना ही है। ये तो और 1800 बता रहे, तो और कम है। वो तो परसेंट है ना, वो भी पुराना ही है, 15% हो गया अब। जो शहरी है ना, अगर देखा जाए तो वो ज्यादा हो रहा है, अभी शहर बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, इसी कारण से। चलो कोई नहीं, इस डेटा को हम रिसेंट में एक बार चेक करेंगे, और अगर लगेगा ऐसा कि कोई अपडेट है तो हम इसमें जरूर देंगे। आगे लिखिएगा, समुद्र तट से दूरी लगभग, बिहार से समुद्र तट की दूरी लगभग, बिहार से समुद्र तट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। कितना है बताओ ना, कितना है? ये पॉपुलेशन है, बोल रहा सम एरिया पूछ रहे थे। पॉपुलेशन एरिया हम पूछ रहे, कहां कहां पे दिखा हुआ? दिखाओ। अर्बन एरिया, ये तो 1905 है जी,
तो अभी कम है, इससे तो ज्यादा हम नहीं बताया। चलो लिखना है इसमें, बिहार की दूरी समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर है। लगभग 200 किलोमीटर, बगल में बंगाल है और वही आपका रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी अबाउट 200 किलोमीटर। आगे लिखिए, हो गया। लिखिएगा इसमें, बिहार अपने उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। या तो आप इसमें एक टॉपिक बना दो फिर से, ठीक है, बिहार के सीमावर्ती जिले, ठीक है। बाउंड्री लाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इसमें लिखिएगा बिहार उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ लगे हुए बिहार के कुल 7 जिले हैं। नेपाल के साथ लगे हुए बिहार के कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। सीक्वेंस में लिखिएगा यहां से लेके यहां तक, पश्चिम चंपारण। और बिहार का मैप भी बनाइए आप लोग, बना करके लिखिए, ठीक है। हाँ, जिला भी लिखना उसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि आप इस काम को कर पाएंगे। उत्तर लिखिए और ये जिले लिखिए, है ना। पहले लिखना है आपको कि कुल 7 जिले और ये जिलों का नाम लिखना। इंग्लिश वाले भी लिखिएगा, ठीक है, इसमें अलग कोई नाम नहीं हो जाएगा, इसमें यही रहेगा, ठीक है। नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड के साथ टोटल 8 जिले, ईस्ट में आपके वेस्ट बंगाल और इसके साथ में टोटल 3 जिले हैं। और आपके वेस्ट की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, यूपी और इसके साथ टोटल 8 जिले। तो 7, 8 और 8, ठीक है, 7, 8 और 8। और पूरब में तो वैसे भी याद रहेगा कि 3। इंग्लिश वाले भी सेम लिखते जाइएगा सीक्वेंस में। पहले आप नॉर्थ का लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है ईस्ट का लिखिए, जैसे आपको याद रखने में ज्यादा आपको सुविधा लगे, ठीक है। नॉर्थ का लिखिए, साउथ का भी ऐड करिए, ईस्ट का भी और वेस्ट का भी। और सब लोग बिहार का मैप भी बनाएगा और उसमें इसको बनाएगा भी, ठीक है, प्रॉपर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सबको यहीं पर ये बातें, ये चीजें जो है करना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखना है आपको। सबसे पहले लिखिएगा, जैसे नॉर्थ लिखे तो आप उसमें जैसे नेपाल मेंशन करिए कि नेपाल के साथ सीमा साझा हो रहा है, बाउंड्री इज शेयरिंग विथ नेपाल, ऐसा करके। फिर साउथ में आपको झारखंड, ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल और वेस्ट में आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे ना, किसको लिखना होगा इंग्लिश में भी कर लोगे ना, उम्मीद करते हैं। बनाइए आप लोग सब मैप भी। बिहार बनाना है, भारत नहीं। सबको चेक भी करेंगे थोड़ा, ठीक है। बिहार बनाना है, भारत नहीं। बन रहा है बिहार? अरे बाबा, ये बिहार है तो ये तो मगरमच्छ बना दिए तुम। बीच वाला अभी पढ़ाएंगे आगे, काहे इतना जल्दी उतावले क्यों हो रहे हो? कह रहा है बीच वाला कब पढ़ाइएगा, वो हमारा जिम्मेदारी है ना, चिंता क्यों कर रहे? बना रहे आप लोग? बनाइए, बिहार ही बनाना है।
अरे मिलता जुलता भी बना लोगे तो काफी है ना। यहां पर ये मेंशन कर दीजिएगा, है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए बहुत बढ़िया। इधर 3, इधर 7, 8, 8, यहां पर भी एक पर कर दीजिए तो ज्यादा आपके लिए रिवीजन करेंगे तो जो है आपके लिए ठीक रहेगा। आप लोग लिख रहे हैं? बताओ, बनाओ बनाओ, बिहार बनाए, अभी शुरू कर रहे हैं। इतना ज्यादा, और ये तो महाराजा गेट बना दियो तुम। आप लोग से बना, आप लोग से अभी तक पूरा ही रहा है। हाँ, आपका किधर? चलिए बहुत अच्छा। आपका सभी जिले हैं? चलिए हम समझते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे लगभग, नहीं तो टोटल कितने सीमावर्ती जिले हैं बताइए, काउंट करके बताइए टोटल सीमावर्ती जिले कितने हैं। टोटल 22 है। कितना है? 22 जिला है टोटल जो कि सीमा साझा कर, अरे जो कॉमन है ना बहुत सारे, इधर उधर दोनों तरफ, ये 4 को हटा दो,
ये चारों जो दिख रहा है आपको, ये 2 बार तुमने काउंट किया होगा, हुआ ना, तो 4 घट गया तो कितना हो गया, 22 जिले हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहां तक सबका कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर देखा जाए फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है बिहार का, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भौतिक प्रदेश है बिहार का, उसको सभी को समझना है, ठीक है। बिहार का भौतिक प्रदेश, या भौतिक संरचना, ठीक है, जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसको सब लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर के विषय में अगर कहा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये अगर बिहार के उत्तर में कहा जाए तो यहां पर हिमालय पर्वत है, कौन सा है, तो यहां जो हिमालय है, इसके नीचे का जो ये हिस्सा दिखता है, इसको एक तरफ जो है रखा गया है। और ये भौतिक प्रदेश में सबसे पहले ये याद रखना है आपको कि जो हिमालय प्रदेश या हिमालय माउंटेन के विषय में कहा जाए तो इसका तराई क्षेत्र, ठीक है। पहले हमने क्या कहा, हिमालय का तराई प्रदेश, हिमालय का तराई प्रदेश, बात समझ में आया सबको। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखता है हिमालय का तराई प्रदेश है। आप देखिएगा बिहार से उत्तर, जब नेपाल के बाउंड्री के साथ देखिएगा तो हिमालय जो है इसका विस्तार है। अरे आपने इंडियन ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा ना इस बात को, यहां बिहार और यहां इस प्रकार से हिमालय का विस्तार है ना। तो पहला जो आपको समझ में आ गया कि ये हिमालय का तराई प्रदेश, ठीक है। ठीक है, दूसरा ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो हिस्सा है ये पूरा जो आपका जो गंगा का मैदान दिखता है, बात समझ में आया, ये सब जो है वो दूसरे हिस्से में जो है इसको हम शामिल करेंगे। तो दूसरे हिस्से को हम कहेंगे गंगा का मैदानी भाग। दूसरा हिस्सा जो है आपका गंगा का मैदानी भाग। अब इस बात को समझिए, बिहार से जो गंगा नदी गुजर रही है वो कुछ इस प्रकार से गुजर रही है। तो यहां बक्सर से प्रवेश कर रही है ना, और आगे बढ़ते हुए यहां कटिहार से वापस बाहर निकल जा रही है। तो अगर आपको देखा जाए तो ये लगभग जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में, तो ये जो गंगा का उत्तर का मैदान है इसको कहेंगे गंगा का उत्तरी मैदान या फिर उत्तर बिहार का मैदान। बात वही होगा, अलग कुछ नहीं, क्योंकि ये जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 भागों में बांट रही है। तो जो गंगा से ऊपर का मैदान है उसको गंगा का उत्तरी मैदान, है ना, या फिर कहें कि बिहार का उत्तरी मैदान। बात समझ में आया कि नहीं आ गया। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट जो आपका ये जो एरिया है यह भी एक हिस्सा हो गया गंगा मैदान का, और एक जो आपका दक्षिण में जो है जो साउथ पार्ट में है ये भी जो है आपका गंगा के मैदान में शामिल है। तो यहां ध्यान से समझिएगा कि बिहार के मैदानी भागों को 2 भागों में बांटा गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक उत्तर गंगा का मैदान और एक आपका दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदानी भाग अगर कहा जाए तो ये आपको जो है ये प्लेन एरिया जो है गंगा का है। तो इसमें याद रखिएगा गैंगेटिक प्लेन एरिया ऑफ बिहार। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो नॉर्थ वाला है उसको कहेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, एक तो नॉर्थ का हो गया नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन। बात समझ में आया, नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान। इसको आप सीधे तौर पर कह सकते हैं उत्तरी बिहार का मैदान भी,
उत्तरी बिहार का मैदान भी इसको कहा जा सकता है, या कहें कि नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन। बात समझ में आया? अब ये जो गंगा नदी है, इसके दक्षिण के अगर विषय में कहा जाए तो इधर भी एक मैदान का निर्माण हो रहा है और इसको कहेंगे दक्षिण गंगा का मैदान। क्या कहेंगे? दक्षिण गंगा का मैदान, या इसको हम कह सकते हैं दक्षिण बिहार का मैदान भी। दक्षिण बिहार का मैदान भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें याद रखिएगा, है ना, साउथ गैंगेटिक प्लेन, है ना, साउथ गैंगेटिक प्लेन। तो ये दोनों हिस्सा जो है बिहार के मैदानी भाग का ही है। बात समझ में आया कि नहीं? तो गंगा का मैदानी भाग कहें या बिहार का मैदानी भाग, क्योंकि लगभग 95% एरिया को यही ऑक्युपाई कर रहा है। ये जो आपका गंगा का मैदानी भाग है लगभग 95% एरिया में है। कितने है? न्यू एलोवियल सॉइल यहीं पर आपको नॉर्थ हिस्से में दिखेगा, और अगर साउथ की बात किया जाए तो ये पुरानी मिट्टियां हैं, है ना। तो ये नवीन जलोढ़ है और ये पुरानी जलोढ़ यहां पर। न्यू एलुवियल सॉइल नॉर्थ में, ओल्ड एलुवियल सॉइल आपके साउथ में, और नॉर्थ में न्यू एलुवियल सॉइल। याद रहेगा, उत्तर में नवीन जलोढ़ मिट्टी जबकि दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो ये दोनों के जो मैदान है, इसमें यह पूछा जाएगा आपसे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को मिला करके गंगा का इस मैदानी भाग जो है ये बना हुआ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी मिलकर के बना हुआ है और साथ साथ में नवीन जलोढ़। तो यहां पर आपको समझ में ये आ गया कि बिहार का 95% हिस्सा अकेले जो है बिहार का जो है वो गंगा के मैदानी भागों से ही बना हुआ है। अब चाहे नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे या पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, दोनों ही उर्वरता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये मिट्टी है। मतलब इसमें जो फर्टिलिटी पावर है इस मिट्टी में वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए एक बात को आप लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मतलब यहां खेती बहुत की जाती है। लगभग यहाँ के 75 से 80% लोग जो है वो कृषि पर जो है वो आश्रित है। एग्रीकल्चर यहां पर लगभग 75 to 80% लोग कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? जलोढ़ मिट्टी का होना। जब आपने मिट्टियों को पढ़ा होगा तो उसमें सबसे अधिक उपजाऊ के कैटेगरी में अगर है तो वो जलोढ़ मिट्टी। तो इस बात को समझिएगा। यहां से दो टॉपिक आपका एक साथ में अगर शॉर्ट में भी देखे तो कवर हो रहा है। अगर 95% गंगा का मैदानी भाग है, यानी कि ये मिट्टियों से बना हुआ है, चाहे तो पुरानी जलोढ़ है या फिर नई जलोढ़ है। और इसीलिए एक और टर्म भी यहां पर आपके साथ इसके साथ क्लियर हो रहा है कि बिहार में 95% जो सॉइल है, मिट्टी है, वो जलोढ़ है, यानी कि एलुवियल है। और इस हिसाब से देखा जाए तो उर्वरता, फर्टिलिटी पावर इस मिट्टी में बहुत अधिक रहता है, जो मेन हिस्से को कवर कर रहा है। तो ये समझ पा रहे हैं आप लोग, गंगा का जो है मैदानी भाग कितने परसेंट में ये है? 95%। तीसरे वाले के हिस्से में अगर कहा जाए तो ये दक्षिण का जो संकीर्ण क्षेत्र दिखता है, ये पठारी भाग है। बिहार का ये दक्षिण का जो संकीर्ण क्षेत्र है, अगर इसके विषय में कहा जाए तो ये प्लेटू यहां पर है, पठार है। और इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है तीसरे नंबर में कि दक्षिण का पठारी भाग या दक्षिण का संकीर्ण, दक्षिण का संकीर्ण, ठीक है, पठारी भाग। तो ये मैदानी भाग में तीसरा हिस्सा जो हमने बताया कि जो नैरो प्लेन है, यहां पर नैरो आपका जो है नैरो, ठीक है, प्लेटू ऑफ साउथ बिहार, साउथ बिहार। तो दक्षिण में ये जो संकीर्ण पठारी भाग है ये आपका तीसरा जो है आपका स्ट्रक्चर में शामिल होता है। और इसके विस्तार के विषय में कहा जाए तो इधर आप देखिएगा रोहतास भी है, कैमूर भी है, यहाँ कैमूर, यहाँ रोहतास, गया भी है, नवादा भी है, इधर जमुई देखते हो, बांका देखते हो, है ना, इधर आपको मुंगेर भी दिखेगा। ये सब हिस्से में जो है यही आपका दक्षिण संकीर्ण भाग जो है, दक्षिण संकीर्ण
पठारी भाग जो है ये आपका है। तो अगर बिहार का भौतिक प्रदेश को कहा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या बोला हमने? हिमालय का तराई प्रदेश है ना, तराई एरिया ऑफ हिमालय माउंटेन। दूसरा हमने क्या कहा? गंगा के मैदानी भाग है ना, तो गंगेटिक प्लेन एरिया ऑफ बिहार। तो इसमें गंगा के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। एक जो गंगा के उत्तर में है, गंगा के, तो गंगा के जो उत्तर में है उसको क्या कहेंगे हम? गंगा का उत्तरी मैदान। और गंगा का उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन जो है, इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कैसे हैं? मतलब कि इन मिट्टियों का निर्माण नवीनतम रूप से हुआ है, तो यह भी जो है उर्वरक काफी है। अच्छा, अगर दोनों में पूछ दे, जैसे एक तो यह समझ में आता है कि जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ है, लेकिन अगर इसमें भी कंपेयर कर दिया जाए कि नवीन जलोढ़ अधिक उपजाऊ है या फिर पुरानी जलोढ़, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसीलिए आपसे ज्योग्राफी में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार का जो नॉर्थ का जो मैदान है, आपका जो उत्तरी मैदान है, वो तुलनात्मक रूप से दक्षिणी मैदान से अधिक उपजाऊ है कि कम? अधिक होगा, क्योंकि उत्तर में क्या है आपका? नवीन जलोढ़ मृदा। तो इसमें गंगा के मैदानी भाग को हमने 2 भागों में बांटा। अभी जब इसको नोट डाउन करोगे तो प्रॉपर यहां पर लिखना है, ऊपर के तरफ गंगा का उत्तरी मैदान और नीचे के तरफ गंगा का दक्षिणी मैदान। तो साउथ गैंगेटिक प्लेन के विषय में अगर कहा जाए तो दक्षिण में है ये गंगा नदी के, और यहां जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टियां यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है यहां पर आपका मिलता है। तो दूसरा हिस्सा भी आपने देख लिया। अच्छा, ये कितने % हिस्से को कवर कर रहा है? 90। अब 5% में ही सोचिए कि ये माउंटेन का तराई हिस्सा भी है और ये प्लेटू का हिस्सा भी है। बात समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद तीसरा जो हमने कहा, ये दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग, ठीक है ना। तो इसमें अगर कहा जाए तो नैरो एक बना हुआ है साउथ में जो कि प्लेटू का है, और ये साउथ बिहार के बाउंड्री में यहां आपको देखा जाए तो कैमूर से लेकर के और भागलपुर तक के है। कहां तक के? कैमूर से लेकर के भागलपुर तक के है। ये एक नैरो एरिया है जो कि साउथ के जो प्लेटू हिस्से हैं ना, दक्षिण का जो पठारी भाग है उसी का। तो इसमें हमने एक तो ये समझना है कि यहां कैमूर की पहाड़ियां, यहां रोहतास में भी विस्तृत है, आगे गया में छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, उसके आगे बढ़ेंगे तो इधर आपको दिखेगा मुंगेर, और मुंगेर में एक गिद्धेश्वर की पहाड़ी और एक खड़गपुर की पहाड़ी। अभी हम इसको लिखवाएंगे भी, अभी भरभली बोल दे रहे। एक तो गिद्धेश्वर की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी, ये सब जो है दक्षिण में इसी पठारी भाग का हिस्सा है। क्लियर हो गया? तो एक ओवरव्यू आपको मिला कि नहीं, पहले ये बताइए। सबको बहुत ही डीपली हम पढ़ेंगे, अभी एक बार कम से कम समझ आ जाना चाहिए कि कहां पर क्या विस्तृत है बिहार में। तो बिहार के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? पहला जो सबसे नंबर 1 पे बोला वो क्या है? हिमालय का तराई प्रदेश। दूसरा गंगा का मैदानी भाग, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो जब अभी नोट करेंगे तो ऐसे आगे लिख भी देंगे, एक आपका गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का, तो पूरे बिहार का 95% हिस्से में यही गंगा के मैदानी भाग है जहां पर खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तीसरा दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग है ना, तो दक्षिण का संकीर्ण पठारी नैरो एरिया जो है आपका साउथ प्लेटू का, नैरो एरिया ऑफ साउथ प्लेटू, इसके विषय में अगर कहा जाए तो कैमूर से लेकर के और भागलपुर तक, कैमूर से लेकर के भागलपुर तक है। इसी में आपने देखा कैमूर की पहाड़ियां, इसी में गया में आपका छोटा नागपुर के पठार, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, और इधर मुंगेर में अगर कहा जाए तो खड़गपुर और गिद्धेश्वर की पहाड़ियां, ये सब के सब शामिल है। तो एक बार शॉर्ट में इसको नोट डाउन करेंगे और हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके भी इसमें थोड़ा और कुछ चीजों को ऐड कर देते हैं तीसरे वाले पॉइंट में, ठीक है। दूसरे वाले में थोड़ा आप लिख लीजिएगा, इसमें दूसरे और तीसरे दोनों में, पहला में तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरे और तीसरे वाले में थोड़ा हम और जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है। गंगा का, एक सेकंड रुक जाइए बस, मैदानी भाग,
उस स्लाइड पर इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमें ना थोड़ा एक्सप्लेन भी करना था मैप के साथ में। ठीक है, गंगा का टोटल कितने परसेंट एरिया को ये कवर कर रहा है? 95%। तो इसका हमने दो भाग को बताया है। एक तो हमने नॉर्थ में बताया है, जिसको बताया उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, नॉर्थ। इसमें हमने बताया क्या कि न्यू एलोवियल सॉइल है। ठीक है, न्यू एलुवियल। ज्यादा हंस जा रहा है पीछे, हाँ। और साउथ का जो हिस्सा है इसमें दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है ओल्ड एलुवियल, है ना, सॉइल, मतलब कि इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मिट्टियों से निर्मित। और यहां आपको लिखना है नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित, नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित। तीसरा हिस्सा हमने क्या बताया था? दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें आपको मेंशन करना है, जिसमें आप तो एक ये लिखिएगा, कैमूर की पहाड़ियां। अब ये है जो आपकी कैमूर और रोहतास दोनों जगह पर है। कैमूर और रोहतास। इसके अलावे जब हम आगे की तरफ बताएं तो आपको गया में हमने बताया था ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावे हमने बताया मुंगेर के क्षेत्र में, है ना, दो, एक तो खड़गपुर और दूसरा हमने बताया था गिद्धेश्वर। ठीक है, गिद्धेश्वर प्लेटू। तो एक बार शुरू से इसको नोट डाउन करिए, ये तो हमने सेकंड हिस्से में लिखा है, इसके पहले पहले वाले में। ठीक है, हिमालय का तराई प्रदेश। इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे क्या? थोड़ा आपके लिए फैक्ट मिल जाएगा, ऐसा है ना। रुक जाओ, ठीक है। इसमें आपको लिखना है पश्चिम चंपारण में ठीक है दो, एक तो आपका सोमेश्वर रेंज इसमें है, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, और एक आपका है रामनगर दून। सबके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, रामनगर
नगर दून। ठीक है, ठीक है। और इसी के दोनों के बीच में जो है वो आपका है दून की घाटी, जिसको दून वैली के नाम से जाना जाता है। तो एक बार इसको हम मैप पर बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो पहला हिस्सा हमने कहा था हिमालय का तराई प्रदेश, ठीक है, हिमालय के तराई प्रदेश में याद रखना है ये जो पश्चिम चंपारण है ये, ठीक है, इसी पश्चिम चंपारण में कुछ जो है पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसी में है आपका सोमेश्वर रेंज। क्या बोला हमने? सोमेश्वर पर्वत श्रेणी। ये बिहार के सबसे ऊंची चोटी यही है, 874 मीटर तक जाती है। 800, तो बिहार के सबसे ऊंची चोटी इसी में शामिल है, जो कि 874 मीटर तक के जाती है। सोमेश्वर श्रेणी ये है और इसी की सबसे ऊंची चोटी, चोटी का कोई अलग से नाम नहीं है। इसमें आप देखिए इसी के दक्षिण में एक है जिसको बोलते हैं रामनगर दून। क्या बोलते हैं? यह भी एक पर्वत श्रेणी है, रामनगर दून। ये 240 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ये 874 मीटर तक है, ये 240 मीटर तक है। और यही दोनों के बीच में एक घाटी है जिसको कहते हैं दून की घाटी, या इसी को हरहा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? दून की घाटी, या फिर चलो हम इसमें ही इसको बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमने कहा कि यह हिस्सा जो है पश्चिम चंपारण का है, और यहीं पर आपका एक तो ये हमने कहा कि सोमेश्वर रेंज है। कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। और इसी के दक्षिण में यहां है रामनगर दून, रामनगर दून श्रेणी। ये दोनों पर्वत श्रेणी ही है। सोमेश्वर श्रेणी का जो मैक्सिमम ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट जो है वो 874 मीटर है। राउंड फिगर में इसी को लिखा रहेगा 880 मीटर भी कई जगह पर। ठीक है, बात समझ में आई? और रामनगर दून के विषय में कहा जाए तो ये 240 मीटर जो है इसका मैक्सिमम हाइट है, 215 मीटर जो है लगभग औसतन हाइट है। यही दोनों के बीच में जो घाटी है इसी का नाम है हरहा घाटी। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? हरहा घाटी। मतलब जैसे दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो गड्ढा वाला एरिया रहता है, बात समझ में आया कि नहीं? जैसे आपने सुना होगा भ्रंश घाटी का नाम, है ना, जो जहां से नर्मदा नदी ताप्ती जो गुजरती है, तो उसी प्रकार से ये हरहा घाटी है, हरहा वैली, या इसी को कहते हैं दून की घाटी भी, या दून की घाटी, यानी कि दून वैली। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर आप इसको नोट डाउन करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों शॉर्ट में इसको लिख लीजिएगा दोनों लोग। ठीक है, ये पहले नंबर पर सबको लिख लेने दीजिए थोड़ा, है ना। समझ में आया कि नहीं सबको ये? किसको पानी चाहिए जी? किनको पानी चाहिए? हाँ, लो लो, पानी नहीं मिल रहा है, भिजवा दो, भेजो पीछे, अरे तबीयत खराब। तो पश्चिम चंपारण में ही आपका ये सोमेश्वर श्रेणी भी है, और पश्चिम चंपारण में ही रामनगर दून भी है। तो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है रामनगर दून, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, दक्षिण श्रेणी के नाम से, दक्षिण श्रेणी। इसको प्रॉपर एकदम बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। हिमालय का तराई प्रदेश, इसमें लिखिएगा पश्चिम चंपारण में
है ना, सोमेश्वर श्रेणी एक तरफ और एक तरफ रामनगर दून। मैप भी बनाना है और उसको मैं दिखाना भी है। सोमेश्वर श्रेणी ऊपर में, इसके नीचे में रामनगर दून, और बीच में जो है आपका दून वैली, या फिर इसको कहते हैं दून की घाटी, या इसी को कहा जाता है हरहा घाटी। इसको बनाओ प्रॉपर। अब इसमें सोमेश्वर श्रेणी के साथ में लिखिएगा मैक्सिमम ऊंचाई 874 मीटर, और यहां रामनगर दून के साथ में 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर। लिख लिए इसको सब लोग, दिखाओ। ठीक है, और देखे किसी को? आप लोग लिखे? ये अभी वाले कहाँ लिखे? अच्छा, बना ही रहे हो अभी, फटाफट लिखो। अरे लिखने तो ये लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि शुरू ही किया है। जब लिखने के लिए बोल दे तो उस समय आप समझिए कि एकदम तैनात हो जाए लिखने के लिए, और जब समझा रहे हैं तो उस समय समझने लीजिएगा। ठीक है, जब हम लिखवा रहे हैं तो उस समय लिखने के लिए तैयार रहिए। आगे बढ़े, प्रॉपर ऐसे ही बनाना है मैप के साथ में। तुम लोग इतना सुस्त कैसे हो गए? हाँ, नहीं, दोनों में से एक जगह पर बना दीजिए। अगर वो आपको लगता है कि उसमें आपने बना लिया तो मैप में बस दिखाइए, या तो ये कर लीजिएगा तो उसको दिल लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये केवल इसलिए हम बता रहे हैं कि आप भूलिए नहीं इस बात को कि सोमेश्वर के दक्षिण में रामनगर दून है, और कभी आप रिवीजन करेंगे तो तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा। लो लो, लिखो लिखो, तुम लोग से ऐसे तो हो नहीं पा रहा है। इतना ज्यादा मिसमैच तुम लोग का करता कैसे है भाई, कि एक एकदम एकदम तुरंत बना लेना। तुम्हारा हुआ जी? हो गया? बना लिए? बहुत बढ़िया। चलिए अब ये लिखिए, मुंगेर में गिद्धेश्वर की पहाड़ियां हैं और आपके खड़गपुर की पहाड़ियां। ठीक है, गिद्धेश्वर की पहाड़ियां और खड़गपुर की। तो सबको क्लास समझ में आया? तो ज्योग्राफी का भी हमारा सफर चलेगा लगभग 15 क्लास का, है ना? 12 से 15 क्लास लगभग रहेगा। अभी आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, चिंता मत करिए, इसलिए खत्म करने का क्या है, हम तो 2 दिन में खत्म कर देंगे। हमारे पास हर तरीके का जो है मॉड्यूल बना हुआ है, 2 महीने का भी, 1 महीने का भी, 15 दिन का भी, 2 घंटे का भी। समझ में आया कि नहीं? अब आपको लगता है कि इतना कम समय में ही पढ़ना है, तो हम वही खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी में मैप आप लोग लगातार बनाते चलिएगा। जैसे हमने पहली बार ये इसमें बनाया था भौतिक प्रदेश लिख करके, इसको लिखा आपने? हाँ, तो भौतिक प्रदेश लिख करके तीनों को उसमें दिखाना भी है। तुम लोग अभी तो याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाओगे। हाँ, ये ठीक है, इसने भी किया है, तुमने क्यों नहीं किया? इन लोग को तो देख के तो कम से कम सीखो। ये भौतिक प्रदेश इसने लिखा, इंग्लिश वाले ने भी, हिंदी वाले ने भी, तुम क्यों नहीं लिखा बताओ? इसमें तीनों दिखाना था। ठीक है, तो ये जितना भी ज्योग्राफी में, अगर हम हर एक स्लाइड में आप लोगों के लिए मैप बना सकते हैं तो आपको तो एग्जाम भी देना है, होना चाहिए। तुम बनाए? हाँ, एकदम दिखाने के लिए तैयार रखे हुए थे, कब सर पूछे कि ऐसे करके दिखा।
तो ये आपको उसमें लिख लिया आप लोग? तो मैप में इसको आप मेंशन करिएगा, तीनों जो हिस्से हैं, सभी लोग जो जिन लोगों ने लिख लिया है और जिसका मैप नहीं बना हुआ, अभी हम चेक करेंगे, अभी तुरंत हम चेक करेंगे। समझ गया कि नहीं? ये तीनों उसमें दिखना चाहिए। तीनों, पहला आपका जो हमने हिमालय के तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का संकीर्ण भाग। हाँ? इस मैप को जो इसमें हमने दिखाया था आपको, है ना, अब तो ये बहुत ज्यादा ओवरराइट हो गया है, लेकिन उसमें आपको ये दिखाना है। बना लिए सभी लोग? तो चलिए आज के लिए यहीं तक। स्लाइड चेंज कर दे। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे। आप लोग के लिए तो नया नया लगता है, हमारे लिए तो ऐसे ऐसे 3 क्लास होते हैं, और ये तो पहला है आप लोगों का, समझिए। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस एकदम समय से पहले कंप्लीट भी होगा। परफेक्ट क्लास आपका जा रहा है, चिंता मत करिए। ठीक है, तो हमारे लिए, अब देखिए हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, अभी तुरंत यहां से फिर हम वहां जाएंगे, 1 घंटा तो आने जाने में लग जाता है, फिर वहां गए, नाश्ता किए, खाना गए, 3 बजे से वहां क्लास है, 3 से 6 तक, और फिर आखिर में 1 क्लास और भी होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे लिए 3 क्लास है। तो बस आप अपना नहीं, मेरा ख्याल भी थोड़ा रखिए। और बीमार हम पढ़ने वाले हैं, अब देखिए अगर हम रेस्ट नहीं लिए बीच में, क्योंकि इस बार सैटरडे संडे को भी मेरा क्लास था, अब बीमार पड़ेंगे तो फिर 1 हफ्ते तक क्लास आपका बंद रहेगा, सोच लीजिए। समझ में आया? तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपका क्लास डिसकंटिन्यू हो, और जनरली हम कभी छुट्टी लेते भी नहीं है। मतलब मेरा क्लास जब भी होता है, अगर 2 महीने का क्लास है तो कभी भी जो है छुट्टी, हाँ अकेला होना भी एक कारण है छुट्टी नहीं होने का। समझ, और बोल तो रहे, सही है। चलो ठीक है, बहुत अल्लाह करते।